नमस्कार। टीजीटी कमीशन 2025 रिवीजन सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे सौर मंडल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके साथ ही पृथ्वी की जितनी भी गतियां रहती है उससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, शनि है, बृहस्पति या फिर वरुण? तो हम सभी जानते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका जो व्यास है वह लगभग 1,42,984 किलोमीटर है। इसका व्यासी व्यास, राइट। और अगर इसके द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान बृहस्पति ग्रह का, तो वह पृथ्वी से लगभग 318 गुना बड़ा है। ठीक है, इस वजह से यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है बृहस्पति। ओके, पृथ्वी से इसका द्रव्यमान लगभग 318 गुना बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह हैं, है ना। मुख्य ग्रह कौन कौन से हैं आप भी सभी जानते होंगे, लेकिन प्रश्न है कि लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? क्या मंगल को, शुक्र को, बुध को या फिर वरुण को? तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस ग्रह में क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा होने की वजह से, अधिक मात्रा होने की वजह से ही यह हमें लाल रंग का प्रतीत होता है। इस वजह से मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। विद एक्सप्लेनेशन आपके सामने ये एमसीक्यूज हैं, तो इसीलिए आप बने रहें। किस ग्रह को सुबह का तारा, जी हाँ, और शाम का तारा दोनों कहा जाता है? देखिए, मॉर्निंग स्टार भी और इवनिंग स्टार भी, राइट। क्या मंगल को कहा जाता है, बुध को, शुक्र को या फिर शनि को? तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, यदि सुबह का तारा और शाम का तारा, सुबह का तारा मतलब भोर का तारा भी कहा जाता है, राइट। तो यह कहा जाता है हमारे शुक्र ग्रह को। अब देखिए क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह के उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद क्या होता है? आकाश शाइन करता है। ठीक है, चमकीला प्रतीत होता है, इस वजह से शाइन करता है आकाश। इसीलिए इसे सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों कहा जाता है शुक्र को। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? अब सबसे छोटा ग्रह पूछा है, क्या बुध है, प्लूटो, मंगल या फिर वरुण? तो आज की स्थिति की बात करें तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। ठीक है, देखिए क्या हुआ था। वैसे तो आपको लग सकता है कि प्लूटो, लेकिन प्लूटो को 2006 में एक ड्वार्फ प्लैनेट घोषित किया गया था, इसीलिए प्लूटो सबसे छोटा ग्रह था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में आज की स्थिति में बुध को सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि प्लूटो को तो ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है बाद में, है ना। अब यह इसे ग्रह में काउंट नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह पर एक दिन सबसे लंबा होता है? किस ग्रह पर एक दिन सबसे लंबा होता है? क्या शुक्र में, मंगल, शनि या फिर वरुण? शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जिसमें एक दिन सबसे लंबा होता है। अब अगर हम पृथ्वी की बात करें, राइट, पृथ्वी की बात करें तो हमारी पृथ्वी पर एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, राइट। 24 आवर होते हैं एक दिन में। लेकिन जो शुक्र है उसके एक दिन में, शुक्र के एक दिन में लगभग 5,832 घंटे होते हैं, यानी पृथ्वी के कुल 243 दिन। तो इस वजह से शुक्र में जो है एक दिन सबसे लंबा होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि शुक्र जो है अपनी ही धुरी पर घूमता रहता है धीरे धीरे, राइट। तो ये बहुत टाइम लेता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा कि शुक्र ग्रह पर एक दिन सबसे लंबा होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप यहां पर इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यानी कि ट्विन प्लेनेट किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मंगल को, शुक्र को, वरुण या फिर शनि को? तो देखिए, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो शुक्र और पृथ्वी का आकार है, ठीक है, जो भी इनका आकार है
या फिर इनमें जो भी घनत्व है ना, जो भी इनकी संरचना है वह लगभग क्या है, सेम है, एक ही समान है। इसीलिए इसे शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा भाई या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाया जाता है। शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाया जाता है? क्या ज्वालामुखी पाया जाता है, वलय यानी कि रिंग्स पाए जाते हैं, या घना वातावरण, या फिर कोई कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता। तो जो शनि ग्रह है उसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, ठीक है, रिंग्स पाए जाते हैं। तो मुख्यतः ये रिंग्स जो बने होते हैं, है ना, जैसे ये शनि ग्रह है तो इसके चारों ओर ये रिंग्स होंगे। तो ये जो रिंग्स बने होते हैं यह बर्फ, आइस के, है ना, आइस, फॉग हो गया, धुंध हो गई, और कोई धूल, चट्टान, इस तरह से बने होते हैं ये छोटे छोटे गोले। ठीक है, तो याद रखना है, इसीलिए शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं जिन्हें हम रिंग्स के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? वेरी इजी, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी का लगभग 71% भाग क्या है, 71 क्या है, इसमें पानी है, वाटर। ठीक है, वाटर एग्जिस्टेंसी है, इस वजह से यह अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई पड़ती है पृथ्वी। इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है, राइट। आगे बढ़ेंगे, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? क्या वरुण ग्रह है, अरुण, शनि या फिर मंगल? सबसे ठंडा, जिसमें तापमान सबसे कम होता है, तो वह होगा वरुण। ठीक है, जिसे हम नेपच्यून के नाम से भी जानते हैं, है ना, नेपच्यून। क्योंकि देखिए यह लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रहता है, तो यहां पर सबसे कम तापमान रहता है। ठीक है, कम टेम्परेचर रहता है, इस वजह से वरुण को सबसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, किस ग्रह को गैस दानव यानी कि गैस जायंट कहा जाता है? मंगल और बुध दोनों को, शनि और बृहस्पति दोनों को, या फिर वरुण और अरुण को, या फिर सभी जितने भी बाहरी ग्रह हैं उन सभी को गैस दानव कहा जाता है। तो देखिए जितने भी हमारे सौर मंडल में बाहरी ग्रह हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, गैस दानव कहा जाता है। सौरमंडल के बाहरी 4 ग्रह मुख्य रूप से गैस और तरल पदार्थों से बने हैं जिन्हें कि गैस दानव कहा जाता है। ठीक, तो आपने याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, किस ग्रह पर सबसे अधिक उपग्रह पाए जाते हैं? विकल्प हैं बृहस्पति, शनि, अरुण या फिर वरुण। तो शनि ग्रह पर सबसे अधिक उपग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, शनि ग्रह पर देखिए मान लो ये शनि ग्रह है, ठीक है, पहले तो पृथ्वी का सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति था, लेकिन अभी जो जितनी भी रिसेंटली खोजें हुई हैं उसके अनुसार शनि को बड़ा ग्रह माना जाता है, क्योंकि खोजों के अनुसार शनि के पास लगभग 145 से भी ज़्यादा क्या है, उपग्रह हैं, उपग्रह मौजूद हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि सबसे ज़्यादा यदि उपग्रह हैं तो वह हैं शनि के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी का रक्षक ग्रह किसे कहा जाता है? रक्षा करने वाला। ठीक है, क्या मंगल को, शनि को, बृहस्पति को या फिर अरुण को? तो बृहस्पति ग्रह को पृथ्वी का रक्षक ग्रह कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, देखिए जो बृहस्पति ग्रह है ना उसके पास भी बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण पावर है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण पावर है उसके पास भी, बृहस्पति के पास। और यहां पर सबसे ज्यादा धूमकेतु, उल्का क्या है, इनकी ओर आकर्षित होते रहते हैं, मतलब खींचे चले आते हैं धूमकेतु, उल्का पिंड जितने भी रहते हैं, जिससे पृथ्वी पर टकराने का खतरा भी कम हो जाता है ना। पृथ्वी पर टकराते नहीं क्योंकि यहीं पर वो आकर्षित होकर चले आते हैं, खींचे चले आते हैं, इसीलिए इसे अर्थ प्रोटेक्टर ग्रह के नाम से जाना जाता है, यानी कि पृथ्वी का रक्षक ग्रह। कौन? बृहस्पति। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस ग्रह का एक दिन केवल 10 घंटे का होता है? यानी कि देखिए वैसे तो पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन यहां पूछा है वह ग्रह कौन सा है जो केवल 10 घंटे का ही एक दिन होता है, जिसमें क्या मंगल है, बृहस्पति, बुध या फिर वरुण? तो बृहस्पति ग्रह ऐसा है जिसमें 1 डे, ठीक है, 1 डे
10 आवर के बराबर ही होता है। क्यों? क्योंकि जो बृहस्पति ग्रह है वह अपनी ही धुरी पर बहुत तेज गति के साथ घूमता है। ठीक है, बहुत तेज, बहुत फास्ट घूमता है और इसका एक दिन लगभग 9 घंटे 56 मिनट के बराबर होता है। तो आप 10 घंटे मान के ही चलो। ठीक, तो इस वजह से अपनी ही धुरी पर जल्दी घूमने की वजह से बृहस्पति का एक दिन 10 घंटे का होता है। राइट, आगे बढ़ेंगे। किस ग्रह को समुद्री देवता गॉड ऑफ द सी भी जाना जाता है, इसके नाम पर रखा गया है? क्या वरुण को, अरुण को, शनि को या फिर बृहस्पति को? तो वरुण ग्रह को वरुण देवता के नाम से भी जाना जाता है। राइट, क्योंकि जो ग्रीक कथाएं हैं, ग्रीक जो टेल्स होती हैं, स्टोरीज होती हैं, उनमें हम नेपच्यून को यानी कि वरुण को समुद्री देवता मानते हैं। ठीक है, समुद्री देवता के नाम से जाना जाता है और दिखाया भी जाता है पौराणिक कथाओं में, है ना। तो इस ग्रह का जो नीला रंग है इसके नाम वरुण पर ही रखा गया है, तो इसीलिए वरुण को ही समुद्री देवता के नाम से जाना जाता है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे और फटाफट से प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लू प्लेनेट पृथ्वी है। यदि ब्लू प्लेनेट पृथ्वी है तो फिर ब्लू जायंट किसे कहा जाता है, किस ग्रह को कहा जाता है? क्या वरुण को, अरुण को, बृहस्पति को या फिर शनि को? तो यूरेनस यानी कि अरुण को ब्लू जायंट के नाम से जाना जाता है। अब क्यों कहा जाता है अरुण को ब्लू जायंट? क्योंकि देखिए, अरुण ग्रह का जो रंग है वो कैसा है? नीला और हरा। ठीक है, नीला प्लस हरा है अरुण ग्रह का रंग। तो यह क्यों है नीला भी और हरा भी? मीथेन गैस के कारण। इसमें जो है मीथेन गैस पाई जाती है, तो इस वजह से इसका कभी गहरा नीला कभी हरा दिखता है। ठीक है, इसीलिए इसे ब्लू जायंट कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि उसमें पानी की अधिकता है, लेकिन इसमें मीथेन गैस की अधिकता है ना, यूरेनस में यानी कि वरुण में, सॉरी अरुण में। ओके, वरुण तो कौन हो गया? नेपच्यून हो गया। अरुण कौन हो गया? यूरेनस। तो इसमें क्या है, नीला और हरा रंग होता है मीथेन गैस के कारण, जिसे से ब्लू जायंट के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? विकल्प हैं बुध, मंगल, शुक्र या फिर शनि। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, क्योंकि यदि भी मान लो, देखिए यहाँ पर यह सूर्य है, तो सूर्य के सबसे निकट तो हमारा बुध ग्रह है, राइट। लेकिन बुध ग्रह सबसे गर्म नहीं है, शुक्र है, शुक्र ग्रह है। क्यों है शुक्र? क्योंकि यहाँ इसके चारों ओर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी परत पाई जाती है। ठीक है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव गैसेस हैं वे क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती हैं और शुक्र के पास ये मोटी परत उत्पन्न हो जाती है, जमा हो जाती है, जिस वजह से इसका जो टेम्परेचर होता है ना, वह क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका तापमान बढ़ जाता है, लगभग 465 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है इसका टेम्परेचर शुक्र का। तो इसलिए सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है? जी हाँ, बताना है कि हमारे सौर मंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो विपरीत यानी कि उल्टी दिशा में घूमता है? क्या मंगल ग्रह, शुक्र, वरुण या फिर अरुण? तो यहां पर हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे मान लो ये दिशाएं हैं, ठीक है, ये पूर्व दिशा, यह पश्चिम और यह उत्तर और यह दक्षिण। अब सामान्यतः जितने भी हमारे ग्रह होते हैं, ठीक है, वह क्या करते हैं, वह पश्चिम से पूर्व की तरफ को घूमते हैं। ओके, मतलब दिशा की तरफ को धीरे धीरे वह घूमते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शुक्र ग्रह है और साथ ही अरुण ग्रह, यहाँ पर विकल्प ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन बता दूं कि शुक्र और जो अरुण ग्रह है वो दोनों पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर को घूमते हैं। ठीक है, धीरे धीरे इस तरह से विपरीत दिशा में। कौन कौन? शुक्र और अरुण, ये दोनों ग्रह उल्टी दिशा में घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इस वजह से आपने ध्यान रखना है, इस वजह से इसे रेट्रोग्रेड रोटेशन भी कहा जाता है, रेट्रोग्रेड रोटेशन। ठीक है, विपरीत दिशा में घूमना। तो शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो उल्टी दिशा में घूमते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? अब देखिए,
कभी हम देखते हैं कि पृथ्वी के निकट सबसे निकट जो माना जाता है वो बुध ग्रह माना जाता है, लेकिन मंगल, शुक्र, बुध और शनि में से पृथ्वी का जो सबसे निकट ग्रह है वह शुक्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो कक्षा है ना, अपनी कक्षा में अपनी जगह पर जो घूमने का हिसाब है, ठीक है, कक्षा के हिसाब से जो सबसे ज्यादा समय लेती है, पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह जो है वह शुक्र ही होता है। हमने सिर्फ डायरेक्शन में नहीं देखना है, जो कक्षा के डायरेक्शन के हिसाब से जो ज्यादा नजदीकी दिखता है, ठीक है, उस गति से देखेंगे तो सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र ही दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः मीथेन CH4 गैस से बना होता है? क्या बृहस्पति का, मंगल का, अरुण और वरुण या शनि? तो अरुण और वरुण ये ग्रह ऐसे हैं जिनका जो एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, बाहरी जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें ज्यादातर कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि इनके वातावरण में हाइड्रोजन और हीलियम के साथ मीथेन गैस भी होती है जो हल्का नीला रंग पैदा करती है, ठीक है, हल्के नीले रंग के ये दिखते हैं, हीलियम, हाइड्रोजन और मीथेन गैस। तो इस वजह से क्या है, वायुमंडल का मुख्यतः मीथेन गैस से बना हुआ अरुण और वरुण ग्रह माना जाता है, सौरमंडल का बना हुआ। ओके, सौरमंडल का सबसे घना डेंस ग्रह कौन सा है? सबसे घना, क्या बृहस्पति ग्रह, शनि, पृथ्वी या फिर मंगल? तो सौरमंडल का सबसे घना ग्रह पृथ्वी ग्रह है जिस पर हम सभी रहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो घनत्व है, घनत्व वह लगभग 5.51 G सेंटीमीटर 3 है, ठीक है, जो सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? अब प्रश्न यहाँ पर कितनी तरह से बनते हैं और देखकर यही प्रतीत होता है कि यह प्रश्न तो हमने पहले सॉल्व कर लिया, लेकिन पहले वाला जो प्रश्न था वह था कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा था। जो हमने देखा था कि पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है वह शुक्र ग्रह है, लेकिन अभी यहां पर पूछा है सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है? क्या मंगल है, बुध है, शुक्र है या फिर पृथ्वी है? तो जो सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह पाया जाता है वह है बुध, ठीक है, सूर्य के सबसे निकट। अब 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है बुध, ठीक है, 88 डेज में क्या करता है, सूर्य की चारों ओर परिक्रमा पूरी करता है बुध। तो इसीलिए यह क्या है, सबसे नजदीकी ग्रह है सूर्य के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस ग्रह को धरती का भाई कहा जाता है? जी हाँ, धरती का भाई किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल को, शुक्र को, वरुण या फिर शनि? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं शुक्र ग्रह को धरती का भाई भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो आकार है ना, शुक्र का, वह लगभग पृथ्वी के समान ही है ना, दोनों का आकार, सतह, झुकाव सब मिलता जुलता है, सिमिलर है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? ब्रदर कहा जाता है, ठीक है, भाई कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस ग्रह पर महान लाल धब्बा ग्रेट रेड स्पॉट है? बृहस्पति पर, शनि, मंगल या फिर अरुण? तो सौर मंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें बहुत बड़ा एक ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है? तो वह है बृहस्पति। यह इतना विशाल है, ये जो धब्बा है, ठीक है, जो दिखता है स्पॉट, कि इसमें पृथ्वी से भी कई गुना तूफान इसमें समा सकते हैं, ठीक है, पृथ्वी से भी बड़ा है यह धब्बा ही धब्बा। सोचिए आप, बृहस्पति ग्रह सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में, सतह में, सब कुछ में, लेकिन इस बृहस्पति के अंदर जो धब्बा है ना, जो स्पॉट है, वह भी पृथ्वी से बहुत सैकड़ों, मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है, जो कई हजार सालों से, कई सैकड़ों सालों से यहीं पर सक्रिय है। और दूसरी बात कि इसमें विशाल से विशाल तूफान, चक्रवात भी समा सकते हैं। तो इस वजह से पृथ्वी से जो 1000 गुना बड़ा बृहस्पति है, उसी में यह महान लाल धब्बा यानी ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है, ठीक है, सौरमंडल के बृहस्पति ग्रह पर। आपने याद रखना है इस तरह से। किस ग्रह पर महान अंधकार धब्बा? देखिए प्रश्न सारे सिमिलर हैं, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसीलिए आपको विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बताया जा रहा है। किस ग्रह पर महान अंधकार धब्बा यानी कि ग्रेट डार्क स्पॉट, ठीक, वो रेड था लेकिन यह क्या है, डार्क है। क्या वरुण, शनि, मंगल या बुध? तो जो वरुण है, ठीक है, विकल्पी, उस पर क्या है,
एक डार्क कलर का स्पॉट है। ठीक है, यहाँ पर भी तूफान, बड़ी तेज हवाएं आती हैं। ठीक है, इस वरुण पर भी क्या है, एक बहुत बड़ा गहरे रंग का स्पॉट है। ठीक है, तो यहाँ भी तूफान आते हैं, है ना, चक्रवात आते हैं। ठीक है, हवाएं चलती हैं, तो इस वजह से चलती हैं। तो इसलिए याद रखना है कि महान अंधकार धब्बा वरुण पर है और लाल धब्बा किस पर है, वह बृहस्पति पर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे धीमी गति से, क्या मंगल, शुक्र, शनि या फिर अरुण? तो शुक्र ग्रह ऐसा है जो धीरे धीरे रोटेट होता है, धीरे धीरे घूमता रहता है। ठीक है, अपनी ही दूरी पर एक चक्कर लगाने में इसे लगभग 243 दिन लग जाते हैं। ठीक है, 243 दिन। तो इसलिए शुक्र बहुत धीमी गति से घूमने वाला ग्रह है सौरमंडल का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? विकल्प हैं चंद्रमा, फोबोस, टाइटन या फिर डिमोस। यहां पर पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पूछा है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक क्या है, उपग्रह है। क्यों है भाई? क्योंकि चंद्रमा पर ज्यादातर क्या हमें देखिए, जो ज्वार भाटाएं होती है, ज्वार भाटा और प्रकाश, ठीक है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है चंद्रमा। तो यह पृथ्वी का एकमात्र ऐसा क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, जो ज्वार भाटा और प्रकाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? अब सबसे बड़ा उपग्रह पूछा है यहां पर सौरमंडल का। ठीक, हम डिस्कस कर रहे हैं सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या टाइटन है, फोबोस है, गैनीमीड है या फिर आयो है? तो गैनीमीड उपग्रह है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और यह बृहस्पति का ही है, याद रखना है। ठीक है, बृहस्पति का ही उपग्रह है यह भी, गैनीमीड। ठीक है, जो कि लगभग जो ग्रह है ना बुध, उससे भी बड़ा है यह आकार में। बृहस्पति का उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और हमारा जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध, उससे भी बड़ा है यह, जिसका नाम है गैनीमीड। ओके, तो याद रखना है। किस उपग्रह पर घना वायुमंडल पाया जाता है? अब बताना है घना वायुमंडल किस उपग्रह पर पाया जाता है। चंद्रमा, टाइटन, आयो या यूरोपा। ठीक है, तो टाइटन ऐसा ग्रह है जिस पर बहुत ही घना वायुमंडल, एटमॉस्फेयर पाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए शनि का उपग्रह है टाइटन, शनि ग्रह का ही उपग्रह है टाइटन। ओके, तो इसलिए नाइट्रोजन प्रधान वायुमंडल वाला है। इसमें कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो याद रखना है कि टाइटन पर सबसे घना वायुमंडल पाया जाता है। किस ग्रह का घूर्णन अक्ष लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है? किस ग्रह का घूर्णन अक्ष लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है? मंगल, अरुण, शनि या फिर वरुण? तो अरुण जो है यूरेनस, ठीक है, उसका जो अक्ष है, घूर्णन करने का जो अक्ष है, वह झुका हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि अरुण का अक्ष 90 डिग्री झुका है, इसीलिए यह अपनी बगल पर घूमता है, अपनी ही बगल पर यह घूमता रहता है। तो याद रखना है आपने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? अब आप सोच रहे होंगे कि सिमिलर एक प्रश्न हमने पहले भी देखा। देखिए यहां पर देखा हमने प्रश्न कि किस उपग्रह पर सबसे घना वायुमंडल है। तो ये उपग्रह था, ठीक, यह क्या था? यह उपग्रह था। लेकिन अभी जो पूछा है वह है, सिमिलर प्रश्न है कि किस ग्रह का, ठीक है, अभी ग्रह का पूछा है, वायुमंडल सबसे घना है। विकल्प है शुक्र, मंगल, शनि या फिर बृहस्पति। तो शुक्र ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है, क्योंकि यहां पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, इस वजह से इसका वायुमंडल बहुत घना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता रहता है, मौसम चेंज होता रहता है, इसकी वजह क्या है? क्या सूर्य का घूर्णन,
या पृथ्वी का झुका हुआ अक्ष, या पृथ्वी का उपग्रह, या फिर सूर्य का आकार। तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण है पृथ्वी का झुका हुआ अक्ष। ठीक है, ये पृथ्वी है जो थोड़ी झुकी हुई है, लगभग 23.5 डिग्री इसका अक्ष जो है झुका हुआ है। इसी कारण से धरती पर ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, किस ग्रह पर जीवन की संभावना सबसे अधिक मानी जाती है? वैसे तो पृथ्वी पर जीवन है ना, हम सभी प्राणी जितने भी हो पृथ्वी पर ही वास करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि पृथ्वी के अलावा और भी जीवन जीने की संभावना किस ग्रह पर है? क्या मंगल, शुक्र, शनि या फिर वरुण? तो आप सही पहचानी, मंगल ग्रह पर पृथ्वी के अलावा जीवन जीने की संभावना है। क्योंकि देखिए जो मंगल ग्रह है ना, ठीक है, उसमें क्या क्या पाया जाता है? उस पर जल भी है, बर्फ भी मिलेगा आपको, ठीक है, और जीने के लिए जो भी अनुकूल वातावरण है वह सब मिलेगा। इसीलिए पृथ्वी के अलावा मंगल ऐसा ग्रह है जिसमें थोड़ा सा हमें जीने की संभावना लगती है कि जीवन जिया जा सकता है। इसीलिए तो मंगल पर लोग जमीन खरीद रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, किस ग्रह को सुंदरतम ग्रह कहा जाता है? अब सुंदरतम ग्रह, भाई सबसे सुंदर दिखने वाला ग्रह, क्या मंगल, शनि, बृहस्पति या वरुण? तो यहां पर सही विकल्प होगा शनि ग्रह। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस ग्रह में क्या है, सुंदर वलय हैं, सुंदर सुंदर रिंग्स हैं, इस वजह से यह सबसे सुंदरतम ग्रह की श्रेणी में आता है, शनि ग्रह। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह, सबसे हल्का ग्रह पूछा है। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह बताना है, कौन सा है? शनि, मंगल, बुध या अरुण? अब देखिए, शनि ग्रह सबसे सुंदर तो कहलाता ही है ना, लेकिन साथ ही साथ यह सबसे हल्का भी है। ठीक है, सबसे हल्का ग्रह भी है शनि ग्रह। क्यों? क्योंकि इसमें 0.7 ग्राम या सेंटीमीटर इस तरह से जो इसका घनत्व होता है वह जल पाया जाता है इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, इसका जो जल घनत्व है वह 0.7 है। ठीक, इसीलिए सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है शनि। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लाल ग्रह मंगल के कितने उपग्रह हैं? भाई लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है, हमने यह भी देखा कि क्यों इसे लाल ग्रह कहा जाता है, लेकिन इसके उपग्रह कितने हैं बताना है, 1, 2, 4 या फिर 0। तो जो मंगल है जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है उसके 2 उपग्रह हैं। ठीक है, मंगल के 2 क्या हैं, उपग्रह हैं इसके। कौन कौन से? फोबोस और डीमोस, आपने नाम सुना होगा, फोबोस और दूसरा है डीमोस। ठीक, तो ये है मंगल के उपग्रह। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का जो प्रकाश है, ठीक है, वह पृथ्वी पर पहुंचता है। ठीक है, कितने? 8 मिनट 20 सेकंड में। ठीक है, क्योंकि प्रकाश की गति जो देखी जाती है ना, हम 3 लाख किलोमीटर के हिसाब से मापते हैं। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है भाई? 15 करोड़ किलोमीटर है लगभग। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो इस वजह से 8 मिनट 20 सेकंड की दूरी पर सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह पर ओलंपस मॉन्स ज्वालामुखी पाया जाता है? मंगल ग्रह पर, पृथ्वी, शुक्र या बृहस्पति? तो मंगल ग्रह पर ओलंपस मॉन्स ज्वालामुखी पाया जाता है, और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ठीक है, याद रखना है आपने, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। ठीक है, ओलंपस मॉन्स जो मंगल ग्रह पर पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस ग्रह को आइस जायंट ग्रह भी कहा जाता है? विकल्प है मंगल, शनि, अरुण और वरुण, बृहस्पति और मंगल, बुध और शुक्र। तो जो अरुण और वरुण ग्रह हैं उन्हें आइस जायंट भी कहा जाता है, क्योंकि बर्फ और गैस से बने होते हैं यह। ठीक है, बर्फ और गैस से बने होते हैं ये दोनों ग्रह, इसलिए इनको आइस जायंट भी कहा जाता है, वरुण और अरुण को।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? विकल्प हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑर्गन। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस जो पाई जाती है वह है नाइट्रोजन। ठीक है, लगभग 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है और 21% कौन पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मेन स्रोत क्या है? क्या दहन है, परमाणु संलयन है, गुरुत्वाकर्षण है या फिर विद्युत है? तो सूर्य की ऊर्जा का मेन स्रोत है परमाणु संलयन। ठीक है, परमाणु संलयन। क्योंकि देखिए सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन, ठीक है, परमाणु से मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे कि क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। ठीक है, ऊर्जा निकलती है आपस में टकराकर, मिलकर ऊर्जा का विस्फोट होता है। इस वजह से सूर्य की ऊर्जा का परमाणु संलयन ही मुख्य स्रोत है। सूर्य के अंदर जो एनर्जी होती है। सौरमंडल का सबसे तेज हवाओं वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज हवाएं किस में चलती है? सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है? बृहस्पति, मंगल, वरुण या फिर अरुण? तो देखिए वरुण। ठीक है, वरुण जो ग्रह है सौरमंडल का, उसमें लगभग 2000 किलोमीटर की प्रति घंटा, प्रति आवर्स किलोमीटर की गति से क्या चलती है? हवाएं चलती हैं वरुण पे। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपने। किस ग्रह पर ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे अधिक पाया जाता है? पृथ्वी पर, मंगल, शुक्र या वरुण? तो देखिए शुक्र ग्रह ऐसा है जिसमें ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत मोटी परत होती है शुक्र के चारों ओर, क्योंकि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वो यहीं पर मतलब इसकी चारों ओर ही अ, फैली रहती है, जिसकी वजह से ये ढका रहता है उनकी परत से, कार्बन डाइऑक्साइड की परत से। तो इसीलिए सबसे ज्यादा प्रभावित शुक्र ग्रह ही होता है। किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, है ना, ये सभी शुक्र ग्रह को कहा जाता है, याद रखना है। और सबसे चमकदार दिखता है आकाश में। सौरमंडल का सबसे गर्म उपग्रह कौन सा है? सबसे गर्म? टाइटन, आयो, यूरोपा या फोबोस? यहाँ पे उपग्रह पूछा है भाई, ठीक है, ग्रह नहीं पूछा है। तो सबसे जो गर्म उपग्रह है वह है आयो। ठीक है, सबसे गर्म, क्योंकि बृहस्पति का ही उपग्रह है आयो, और ये इसमें जो है ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी की वजह से यह सबसे गर्म रहता है और सबसे सक्रिय भी रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस ग्रह का घूर्णन सबसे तेज है? कौन सा ग्रह है जिसका घूर्णन सबसे तेज है, सबसे ज्यादा अच्छी गति से घूमते हैं? तो बृहस्पति। यह 9 घंटे, ठीक है, 9 आवर 56 मिनट में क्या करता है? बृहस्पति का एक दिन केवल 9 घंटे 56 मिनट का होता है। ठीक है, तो इस ग्रह का घूर्णन सबसे तेज है। तो देखिए आप, हमारी पृथ्वी तो 24 घंटे का एक दिन होता है, लेकिन बृहस्पति का 9 घंटे का ही होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए यह तेज गति से घूमता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे पहले किसने समझाया? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, आइंस्टाइन ने या फिर केपलर ने? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले अवगत करवाया था, हमें समझाया था न्यूटन ने। न्यूटन ने नियम दिया था गुरुत्वाकर्षण का। सौरमंडल का व्यास लगभग कितना होगा या कितना है? 1 लाख किलोमीटर, 100 करोड़ किलोमीटर, 1 लाख प्रकाश वर्ष या फिर 2 प्रकाश वर्ष? तो लगभग 100 करोड़ किलोमीटर। सौरमंडल का जो व्यास है 100 करोड़ किलोमीटर के समान है। ठीक है, क्योंकि सूर्य से जो औसत दूरी है वरुण की, वह 4.5 अरब किलोमीटर है। और आपको पता होगा कि जो वरुण ग्रह है ना सौरमंडल का, वह सबसे बाहरी ग्रह है। तो इस वजह से क्या है, 100 करोड़ किलोमीटर का व्यास है सौरमंडल का। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूर्य का कौन सा हिस्सा कोरोना कहलाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। सूर्य का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो कोरोना कहलाता है? सबसे अंदरूनी भाग, सबसे मध्य भाग, सबसे बाहरी या सतह? तो जो सबसे बाहरी भाग है सूर्य का, वह कोरोना कहलाता है। ठीक है, क्योंकि प्रकाशमान भाग है, ठीक है, जहां से प्रकाश आता है, तो वही भाग कोरोना कहलाता है। सूर्य का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है?
क्या कहते हैं उसे? क्या कोर कहते हैं, क्रोमोस्फीयर कहते हैं, कोरोना कहते हैं या फोटोस्फीयर कहते हैं? तो जो सूर्य का सबसे गर्म भाग होता है उसे हम कोर कहते हैं। ठीक है, कोर के नाम से जानते हैं उसे। लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस इसका तापमान रहता है कोर का। तो इसीलिए आगे बढ़ेंगे अभी। किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के नियम बताए? ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसने ग्रहों की गति के नियम दिए थे? क्या न्यूटन थे, गैलीलियो थे, केपलर थे या आइंस्टाइन थे? तो देखिए, ग्रहों की गति के नियम दिए हैं, समझाए हैं हमें केपलर ने। ठीक है, क्योंकि केपलर ने ग्रहों के नियम दिए जिन्हें केपलर्स लॉ कहते हैं हम। ठीक है, केपलर्स लॉ के नाम से जानते हैं हम। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी की काल्पनिक रेखाएं और गतियां। अब देखेंगे हम पृथ्वी की काल्पनिक रेखाएं और गतियों से भी बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, जो अक्सर तमाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं हमारे। तो अब इन्हीं पर डिस्कस करेंगे। इसका पहला प्रश्न देखिए आप यहाँ पर कि पृथ्वी की घूर्णन यानी कि रोटेशन जो होती है ना, वो किस दिशा में होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर? तो जो पृथ्वी की घूर्णन गति है वह पश्चिम से पूर्व की ओर रहती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर रहती है। ठीक है, ये पृथ्वी है और यह किस गति से घूमेगी? पूर्व की तरफ को घूमेगी, याद रखना है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है होता है ना, वह तो पूर्व से उगता है ना। सूरज कहाँ से उगता है? वो पूर्व से उगता है, लेकिन पश्चिम में अस्त होता है। पश्चिम में क्या होता है? सूर्य अस्त होता है। तो इस वजह से जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, तभी तो दिन और रात बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। पृथ्वी का घूर्णन यानी कि जो रोटेशन होता है ना, वह कितने समय में पूरा होता है? कितना समय लेता है? क्या 24 आवर लेता है, 365 डेज लेता है, 30 डेज लेता है या 12 घंटे, 12 आवर? तो 24 घंटे पृथ्वी का जो एक रोटेशन होता है, घूर्णन होता है, वह 24 घंटे में पूरा होता है। क्योंकि जो पृथ्वी है वह अपनी धुरी पर लगभग पूरी तरह से देखें तो 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्र पूरा करती है पृथ्वी। ठीक, तो तभी हमारा एक दिन बनता है, तो हम 24 आवर ही इसको काउंट करते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है। पृथ्वी का परिक्रमण यानी कि जो रेवोल्यूशन होता है ना, वह कितने समय में पूरा होता है? विकल्प है 365 दिन, 6 घंटे, 30 दिन, 24 घंटे या 180 दिन। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर, बिकॉज जो पृथ्वी का परिक्रमण है, ठीक है, रेवोल्यूशन है, वह 365 दिन 6 घंटे में पूरा होता है। क्योंकि यही कारण है कि हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। लीप वर्ष कब आता है भाई? ठीक है, लीप वर्ष कब आता है? आफ्टर 4 ईयर्स क्या आता है? लीप वर्ष आता है। ठीक है, हर 4 साल के बाद। तो यही वह वजह रहती है, इसीलिए पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में अपना परिक्रमण पूरा करती है। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है। पृथ्वी की धुरी जो एक्सिस होती है वह कितनी डिग्री झुकी होती है? 15.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 66.5 डिग्री? जो 23.5 डिग्री पृथ्वी की धुरी जो है वह झुकी हुई होती है। ठीक है, इसी कारण तो परिवर्तन होता है एटमॉस्फेयर में या फिर ईयर्स में, है ना, जो हम कहते हैं ना ऋतु परिवर्तन। ठीक है, ऋतु परिवर्तन इसी वजह से होता है धरती पर। सर्दी गर्म, है ना, बसंत ऋतु, इस तरह से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पृथ्वी को किस दिशा में विभाजित करती है? जो भूमध्य रेखा होती है इक्वेटर, वह किस दिशा में पृथ्वी को विभाजित करती है? ठीक है, ये आपकी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम, उत्तर दक्षिण, तिरछी या विकीर्ण? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है ना, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो जो इक्वेटर है वह पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण की दिशा में विभाजित करती है, याद रखना है आपने। चलिए आगे बढ़ते ही कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे। ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर होती है वह किस अक्षांश पर स्थित होती है? 0 डिग्री
या फिर 30.5 डिग्री या 30.5 डिग्री दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ, या फिर 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ। तो जो कर्क रेखा है वह 23 डिग्री 5.5 डिग्री उत्तर की तरफ को स्थित होती है कर्क रेखा। ठीक है, पृथ्वी है ना, और ये उत्तर की तरफ को कर्क रेखा कितना, कम से कम 23.5 डिग्री। तो आपने याद रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, आर्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर होता है? 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ, 66.5 डिग्री दक्षिण की तरफ, 90 डिग्री उत्तर या 90 डिग्री दक्षिण की तरफ। तो यहां पर बताना है जो आर्कटिक सर्कल होता है ना, वह किस अक्षांश पर होता है। तो 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ को होता है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र से शुरू होकर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि जो प्राइम मेरिडियन है वह किस देश से होकर गुजरती है, बताना है। विकल्प है भारत, फ्रांस, इंग्लैंड जिसमें कि ग्रीनविच रेखा भी गुजरती है, या फिर अमेरिका। तो जो मध्याह्न रेखा है वह इंग्लैंड ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है प्राइम मेरिडियन, तो ये लंदन से होकर, ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है, और इसी पर जीएमटी भी आधारित है हमारा। ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होते हैं? पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण क्या बनता है? ऋतु परिवर्तन होता है, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है, ज्वार भाटा आते हैं, या फिर दिन और रात बनते हैं। तो जो पृथ्वी का परिक्रमण होता है उसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए पृथ्वी अपने अक्ष में थोड़ी सी झुकी हुई है ना, इसी झुकाव के कारण धरती पर मौसम चेंजेज होते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, राइट। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है? अब यहाँ पर प्रश्न अलग तरह से पूछा है, क्या ऋतु परिवर्तन होता है? ऑप्शन वही रहेंगे, दिन रात बनेंगे, जलवायु परिवर्तन होगा, या भूगर्भीय हलचल होगी। तो पृथ्वी क्या घूर्णन के कारण यहाँ पर दिन और रात बनते हैं। ठीक है, ठीक है, दिन और रात कैसे बनते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। तो ये प्रश्न ऐसे सिमिलर होते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर किस स्थान की परछाई कभी नहीं बनती है? विकल्प है हमारे सामने, भूमध्य रेखा, कर्क और मकर रेखा पर, ध्रुवीय क्षेत्र पर, या फिर अंटार्कटिक वृत्त पर। तो पृथ्वी की जो परछाई कभी नहीं बनती है, जिस स्थान पर परछाई कभी नहीं बनती वह है भूमध्य रेखा, क्योंकि दोपहर के समय सूर्य ठीक क्या होता है, इसी के ऊपर होता है। ठीक है, इस वजह से दोपहर का जो पूरा टाइम होता है उस पर परछाई नहीं बनती है। जब थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है फिर परछाई बनना शुरू होती है। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो कौन सा दिन बनता है? कौन सा दिन होता है उस समय? 21 मार्च, जब सूर्य लंबवत रेखा पर चमकता है तो 21 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर। तो 21 जून का वह दिन होता है ना, जब सूर्य क्या होता है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 21 जून को सूर्य सीधा कर्क रेखा पर पड़ता है। इसे ही समर सोल्स्टिस कहते हैं। ठीक है, ग्रीष्म अयनांत भी कहते हैं इसे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसी से सिमिलर एक प्रश्न देखिए कि जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो कौन सा दिन होता है? अभी पीछे पूछा था कि जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो कौन सा दिन होता है, तो हमने देखा था 21 जून होता है। लेकिन अब यहाँ पर है कि जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है लंबवत, ठीक उसी तरह से, तो कौन सा दिन होता है? क्या 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या फिर 22 दिसंबर? तो देखिए तब होता है 22 दिसंबर। ठीक है, क्योंकि सूर्य मकर रेखा पर क्या होगा, लंबवत चमकेगा। ठीक है, और सीधा इससे क्या होता है, विंटर सोल्स्टाइस होता है, यानी कि शीत अयनांत। ठीक है, जब कर्क रेखा पर तो फिर समर, और जब मकर रेखा पर तो फिर शरद, यानी कि शीत अयनांत जिसे हिंदी में कहा जाता है। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भूमध्य रेखा की लंबाई बताना है, 20,075 किलोमीटर या फिर 40,075 किलोमीटर, 60,000 किलोमीटर या 80,000 किलोमीटर। तो 40,075 किलोमीटर है, विकल्प बी यहाँ पे सही होगा,
भूमध्य रेखा की कुल लंबाई, ठीक है ना। क्योंकि भूमध्य जो रेखा होती है पृथ्वी की सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है, ठीक है, पृथ्वी की सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है, तो याद रखना है आपने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर को, 23.5 डिग्री अक्षांश को, या 90 डिग्री देशांतर को। 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है भाई? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। अब आगे देखेंगे, ग्रीनविच मानक समय जो हमारा जीएमटी है किस रेखा पर आधारित होता है? भूमध्य रेखा, 0 डिग्री देशांतर, कर्क रेखा, या 180 डिग्री देशांतर। तो हमेशा 0 डिग्री देशांतर पर ही जीएमटी होता है, ठीक, जैसे कि देशांतर 0 डिग्री देशांतर पर ग्रीनविच पर आधारित होता है यह। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस अक्षांश को महावृत्त यानी कि ग्रेट सर्कल कहा जाता है? विकल्प है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, या फिर आर्कटिक वृत्त। तो यहां पर जो भूमध्य रेखा है उसे महावृत्त यानी कि ग्रेट सर्कल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए मान लो ये पृथ्वी है, तो भूमध्य रेखा क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, ठीक है, इसलिए इसे महावृत्त कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी का आकार कैसा होता है? पृथ्वी कैसी होती है भाई? गोलाकार की होती है, चपटा गोला, या फिर घनाकार की, या बेलनाकार की? तो विकल्प बी, चपटा गोलाकार की होती है आपकी पृथ्वी। पूरी तरह से गोल भी नहीं होगी, चपटी गोलाकार की होगी, ठीक है। यहां पर तो बना ही नहीं है, दोबारा से बनाती हूं इसको, ठीक है। तो पृथ्वी कैसी होती है? चपटा गोलाकार की होती है ना। तो विकल्प बी यहां पर सही उत्तर होगा, पृथ्वी का आकार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी का सबसे छोटा अक्षांश वृत्त कौन सा होता है? सबसे छोटा, क्या भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, या फिर ध्रुव? तो जो पृथ्वी का सबसे छोटा अक्षांश वृत्त है ना, वह कहलाता है ध्रुव, राइट। सबसे छोटा बिंदु होता है यह ध्रुव के समान, तो इसीलिए अक्षांश वृत्त सबसे छोटा माना जाता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त, अब सबसे छोटा तो ध्रुव था, लेकिन अब पूछा है कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त होता है भूमध्य रेखा और सबसे छोटा होता है ध्रुव, ठीक है। ये जो भूमध्य रेखा है यह लगभग 40,075 किलोमीटर का इसका आकार होता है, ठीक है, बड़ा वृत्त है यह, इस वजह से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी की परिक्रमण गति किस कारण ऋतुएं बदलती हैं? पृथ्वी के झुकाव के कारण, सूर्य की गति के कारण, या फिर चंद्रमा के प्रभाव के कारण, या पृथ्वी के आकार की वजह से? तो जो पृथ्वी का झुकाव है ना, उसी की वजह से परिक्रमण जो गति होती है पृथ्वी की होती रहती है, जिस वजह से क्या बनता है? ऋतुएं बनती है, ऋतुएं बदलती हैं, ठीक है। और यह झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री, ठीक है। परिक्रमण और जो झुकाव है दोनों मिलकर ही इससे क्या होता है? ऋतुएं बनती हैं, धरती पर परिवर्तित होती हैं। मतलब यदि पृथ्वी का झुकाव न होता तो क्या परिणाम होता? तो क्या होता? पृथ्वी का अगर झुकाव न होता तो क्या होता? दिन और रात ना होती, ऋतुएं ना बनती, पृथ्वी गोल ना होती, या सूर्य उदय पश्चिम से होता। तो देखिए ऋतुएं ना होती, ठीक है, ऋतुएं ना बनती, जैसे शरद ऋतु आती है, गर्म ऋतु आती है, बसंत ऋतु, पतझड़, है ना, वर्षा ऋतु। तो यदि पृथ्वी का झुकाव ना होता तो ये ऋतुएं ही ना बनती, ओके। और पूरे साल भर एक तरह का ही तापमान रहता धरती पर, तो इस वजह से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है तो कौन सी तिथि होती है उस समय? विकल्प है 21 मार्च, 23 दिसंबर, 21 जून, 22 दिसंबर, या फिर 1 जनवरी। तो जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है तो उस दिन होता है 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दोनों तिथियां, ठीक है। इन दोनों तिथियों में या इन दोनों दिनों में क्या होता है? सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, क्योंकि दिन और रात इस समय बराबर होते हैं, ओके। दिन व रात क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो याद रखना है, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है 21 मार्च और 23 सितंबर। आगे बढ़ेंगे, ग्रीष्म अयनांत पर उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति होती है?
सबसे छोटा दिन होता है, सबसे लंबा दिन होता है, दिन रात बराबर होते हैं, सूर्य पश्चिम में उदय होता है। तो देखिए ग्रीष्म जब अयनांत पड़ता है तो उस दिन क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है। और यह कब होता है सबसे लंबा दिन? 21 जून को, राइट। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और 21 जून को सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। ठीक है, याद रखना है आपने। चलिए, शीत अयनांत, पहले हमने ग्रीष्म अयनांत देखा, अब शीत अयनांत की बात करते हैं। जब शीत अयनांत होता है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति होती है? सबसे छोटा दिन, सबसे लंबा दिन होता है, या दिन रात बराबर, या सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है। तो जब शीत अयनांत होता है तो सबसे छोटा दिन होता है फिर। ठीक है, सबसे छोटे दिन को ही शीत अयनांत कहते हैं। और यह कब होता है? 22 दिसंबर को, राइट। सबसे छोटा दिन होगा और रात सबसे लंबी होगी। ठीक है, याद रखना है। चलिए, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? देशांतर रेखाएं कितनी है भाई? 90, 180, 360 या 720? तो जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं उनकी संख्या है 360। ठीक है, 360। और ये देशांतर रेखाएं कहां से शुरू होती हैं? 0 डिग्री से 180 पूर्व की तरफ, ठीक है, और 0 डिग्री से 180 ही पश्चिम की तरफ, याद रखना है। चलिए, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनकी संख्या कितनी है? ठीक है, 90, 180, 360 या फिर 181। तो देशांतर रेखाएं तो 360 देख ली हमने, लेकिन 181 होती हैं आपकी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं 181। पृथ्वी का कौन सा गोलार्ध जल गोलार्ध कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध या पूर्वी गोलार्ध? तो जो दक्षिणी गोलार्ध है वह क्या कहलाता है? जल गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, क्योंकि गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में भूमि कम होती है और जल ज्यादा पाया जाता है। ठीक है ना, जल की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, इस वजह से। पृथ्वी का कौन सा गोलार्ध भूमि गोलार्ध कहलाता है? अब जहां पे जिस हिस्से में जल नहीं होगा, भूमि होगी, तो वह भूमि गोलार्ध। तो कौन सा होगा? उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी या पूर्वी गोलार्ध? तो उत्तरी गोलार्ध, ये क्या कहलाता है? भूमि गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भूमि वाला भाग ज्यादा है। सूर्य प्रतिवर्ष कितनी बार भूमध्य रेखा को सीधा प्रकाशित करता है? विकल्प: 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो सूर्य प्रतिवर्ष भूमध्य रेखा को लगभग 2 बार सीधा प्रकाशित करता है। और इस दिन कौन कौन से डे होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, जब क्या होता है? सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, तो याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसके अनुसार टेढ़ी मेढ़ी होती है? समुद्र के अनुसार, देश की सीमा और द्वीपों के अनुसार, भूमध्य रेखा के अनुसार या ध्रुवों के अनुसार? तो जो देश की हमारी सीमाएं हैं, जो भी द्वीप हैं, उनके अनुसार अंतरराष्ट्रीय रेखा टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है, समय और तारीख में असुविधा ना हो, इसीलिए इसे समायोजित किया जाता है देशों की सीमा और द्वीपों के अनुसार। तो याद रखना है आपने। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब ग्रीष्म ऋतु उत्तरी गोलार्ध में होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है फिर? विकल्प है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु या पतझड़ ऋतु। तो जब ग्रीष्म ऋतु उत्तरी गोलार्ध में होती है तो फिर दक्षिण गोलार्ध में होती है आपके शीत ऋतु। ठीक है, विपरीत होती हैं दोनों में। पृथ्वी का वास्तविक परिक्रमण समय कितना है? परिक्रमण समय पूछा है यहाँ पे। 365 दिन, 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 10 सेकंड, या फिर 360 दिन या 366 दिन? तो जो पृथ्वी का वास्तविक परिक्रमण है वह है 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 10 सेकंड। ठीक है, विकल्प बी सही उत्तर। क्योंकि देखिए हर 4 साल में एक दिन लीप वर्ष भी आता है, तो वो इसी वजह से आता है, इसी टाइमिंग की वजह से। ठीक, अब ध्रुवों पर दिन और रात कितने महीनों के होते हैं? अब जो ध्रुव हैं, है ना, तो उस पर दिन और रात कितने के होते हैं? 1-1 माह के, 3-3 माह के, 6-6 माह के या 12-12 माह के? तो 6-6 माह के होते हैं। 6 महीने का दिन होगा, 6 महीने की रात होगी ध्रुवों पर। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे, किस अक्षांश को जीवन रेखा कहा जाता है? तो जो जीवन रेखा कही जाती है वह है भूमध्य रेखा। देखिए हमारी जो रेखाएं हैं ना, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, देशांतर रेखाएं है ना, प्रधान मध्याह्न, ये बहुत महत्वपूर्ण है पृथ्वी की जो गति है, आंतरिक जो संरचना है पृथ्वी की, उसके अकॉर्डिंग। तो अक्षांश, कौन सा अक्षांश है जिसे जीवन रेखा भी, तो भूमध्य रेखा को जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर सौर ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ग्रीनविच रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो अभी तो हमने पहले भी देखा, यह ब्रिटेन के लंदन से होके, है ना, ग्रीनविच जो वेधशाला है वहां से होकर गुजरती है। तो ब्रिटेन के लंदन से होकर गुजरती है। सूर्य का उदय और अस्त किस गति से संबंधित हैं? परिक्रमण गति, घूर्णन गति, झुकाव गति या फिर विषुव? तो ये जो घूर्णन होता है पृथ्वी का, ठीक है, उसी वजह से सूर्य का उदय भी होता है और अस्त भी होता है। आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी को धुरी को क्या कहा जाता है? सॉरी, पृथ्वी की जो धुरी है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या उसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, एक्सिस यानी कि अक्ष कहा जाता है, देशांतर रेखा, या फिर प्रधान मध्याह्न? तो पृथ्वी की धुरी को अक्ष कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? पृथ्वी की धुरी को अक्ष कहा जाता है। यह एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, काल्पनिक रेखा होती है यह, और पृथ्वी पर घूमती रहती है जिसकी वजह से। ठीक, पृथ्वी की गति का कौन सा प्रकार समय क्षेत्र जोन पर निर्धारित है? यानी कि जो समय क्षेत्र है, हमारा टाइम जोन है, उसको निर्धारित करता है, तो वह कौन सा प्रकार है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का झुकाव या पृथ्वी का परावर्तन? तो जो पृथ्वी का घूर्णन है ना, जो घूर्णन गति करती रहती है पृथ्वी, तो वही हमारे टाइम जोन को भी दिशा करता है, मतलब दिशा निर्देश करता है। तभी तो 24 घंटे का एक दिन होता है पृथ्वी पर। चलिए, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर, उपसौर, अयनांत या फिर विषुव? तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है। ठीक है, फेरिफेलियन। ओके, क्योंकि यह 3 जनवरी को आता है जी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, तो याद रखना है, उसको कहा जाता है उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब दूर होती है, जब नजदीक होती है तब तो हमने देखा कि उसे उपसौर कहते हैं, लेकिन जब दूर होती है तो उसको फिर अपसौर कहते हैं, है ना? ठीक है, और सबसे दूर कब होती है? 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को सबसे दूर होती है पृथ्वी सूर्य से। किस रेखा को तारामंडल की आधार रेखा कहते हैं? अब रेखाएं तो वही हैं हमारे सामने, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, प्रधान मध्याह्न, देशांतर 180 डिग्री। तो जो तारामंडल की आधार रेखा जिसको कहते हैं वह है प्रधान मध्याह्न। ठीक है, क्यों? क्योंकि खगोल विज्ञान में समय और आकाशीय पिंडों की स्थिति मापने का आधार यही है। ठीक है, इसीलिए इसे तारामंडल की आधार रेखा कहा जाता है, प्रधान मध्याह्न को। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सी रेखाएं समान समय क्षेत्र को दर्शाती हैं? एक समान समय क्षेत्र को कौन सी रेखाएं दर्शाती हैं? अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, भूमध्य या फिर अयनांत रेखाएं? तो देशांतर रेखाएं जो होती है ना, वह एक समान समय क्षेत्र को दर्शाती है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस पथ पर करती है? गोलाकार पथ पर, दीर्घाकार, दीर्घवृत्ताकार, वर्गाकार या सर्पिल? तो सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी जिस पथ पर करती है उसे हम दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो केपलर ने नियम दिया था, ठीक है, केपलर ने नियम दिया था, उसके अनुसार सूर्य केंद्र में स्थित रहता है। ठीक है, सूर्य जो है वह केंद्र में स्थित रहता है और फिर जो ग्रह होते हैं इसके आसपास होते हैं। ठीक है, इसके मतलब चारों ओर फैले होते हैं। तो इसीलिए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार स्थिति में करती है, पथ पर करती है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण कम क्यों होता है? ज्यादा दूरी होने की वजह से, झुकाव से, ध्रुवीय चपटीकरण से या फिर परिक्रमण से? तो जो भूमध्य रेखा है उस पर गुरुत्वाकर्षण कम इसीलिए होता है क्योंकि जो ध्रुवीय चपटीकरण होता है ना, उस वजह से।
क्योंकि जो भूमध्य रेखा है सूर्य से उभरी हुई रेखा है, इसलिए गुरुत्व वहां पर कम होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से किस अक्षांश पर सूर्य कभी लंबवत नहीं चमकता है? कर्क और मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त पर, या उष्ण कटिबंध। तो जो आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त हैं वहां पर सूर्य कभी भी लंबवत नहीं चमकेगा, वहां पर लंबवत कभी पड़ेगा ही नहीं सूर्य, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, समय का अंतर प्रत्येक देशांतर डिग्री पर कितना होता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट या फिर 10 मिनट। तो जो समय का अंतर है प्रत्येक देशांतर डिग्री पर लगभग 4 मिनट का होता है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है वह लगभग 360 डिग्री को यदि 24 घंटे घूमती है, 24 घंटे यदि घूमती है, तो यानी कि इसको इस तरह से देखेंगे, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, ठीक है। पृथ्वी जो होती है 360 डिग्री को 24 घंटे में घूमती है, तो यानी इस तरह से कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री 4 मिनट घूमने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी का परिक्रमण किस गति से होता है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर सेकंड, या 100 किलोमीटर घंटा, या 300 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। तो यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा वह 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पृथ्वी का परिक्रमण होता है, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। जब पृथ्वी, देखिए ये हमारा सूर्य है, ठीक है, सन। जब पृथ्वी जो है सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है ना, तो लगभग औसतन हम मान के चलते हैं 29.8 किलोमीटर के हिसाब से प्रति सेकंड के हिसाब से 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, ठीक है। तो इस वजह से 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पृथ्वी का परिक्रमण होता है, इस गति के साथ होता है। तो ये थे आज के सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो हमने देखे आज की इस कड़ी में। और भी टीजीटी कमीशन से संबंधित या विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको लेकर मैं जल्द ही आपके सामने समक्ष होंगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।